तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है कैन यू रिकॉल के सेक्शन में, वो है व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज टेल यू अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो शेडो परफॉर्म होता है, जो एक परछाई, शेडो को हम बोलते हैं परछाई जो फॉर्म होती है, वो आपको लाइट के प्रोपगेशन के बारे में या लाइट कैसे ट्रैवल करती है उसके बारे में क्या बताती है। तो हम आंसर क्या रहेगा, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑल्सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हो, एक लैंप है जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, आप वहां पे बीच में अपना हाथ रख देते हो तो आपका शेडो बन रहा है। तो ये जो आपका हाथ है ये ओपेक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है लाइट के, तो यहाँ से लाइट पास नहीं होती है और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द बाउंड्री सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक इंसिडेंट रे है, ये रे यहाँ से इंसिडेंट होती है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। ये पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है और यही पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये जो सरफेस है इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे या सेम प्लेन में रहेंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं, ये रे इंसिडेंट हुई और ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो प्लेन है, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, एक हाइपोथेटिकल प्लेन बनाए हैं, एक ऐसे ही इमेजिनरी प्लेन बना लिए। तो ये जो नॉर्मल है आपका, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन में रहेगी। यहाँ पे आप दूसरी इमेज देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ये नॉर्मल है। ये तीनों का प्लेन सेम है। यहाँ पे प्लेन देखो, ये रे जो साइड से इंसिडेंट हो रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। ये ऐसा नहीं है कि सामने यहाँ पे चले जाएगी या यहाँ पे चले जाए, ये ग्रीन प्लेन के साथ साथ ही मूव करेगी। ये जो इंसिडेंट हुई है ये ग्रीन प्लेन के साथ साथ मूव कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होके ग्रीन प्लेन के साथ साथ ही मूव करेगी। आप ये इमेज से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। उसके बाद जो सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इज इक्वल टू आर। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो आप एंगल देख रहे हो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये हम इसको एंगल आई बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में बी लिखा हुआ है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं आर। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, यहाँ पे आप डायग्राम में ए और बी देख रहे हो, ये दोनों एंगल सेम रहेगा। अब इसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बट पहले लॉज देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the boundary between the two media at the point of incidence are in the same plane। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि ये रे जो है ये इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे, आप रेड कलर की रे जो है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है एरो, और ये ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में रहेगी, जैसे इससे पहले हम समझे थे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो थोड़ा सी बेंड होती है। अगर ये स्ट्रेट जाती है, अगर इसका यही पाथ कंटिन्यू रहता तो हम बोलते हैं ये रेड वाली लाइन स्ट्रेट चले जाती, बट ये स्ट्रेट नहीं जाते हुए थोड़ा सी बेंड हो गई है, अब ब्लू लाइट वाला पाथ फॉलो कर रही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling from one medium to another medium is called as refraction। और रिफ्लेक्शन क्या है, सेम मीडियम में रिटर्न होती है। ये इंसिडेंट रे ये बाउंड्री से टकरा के वापस वही मीडियम में जाती है, तो हम उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में जा रही है और रिफ्रैक्शन मतलब दूसरे मीडियम में गई
और बेंड हो गई। तो यहाँ पे भी ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे विथ नॉर्मल। तो सेकंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय n1 sin I is equal to n2 sin R, where n1 and n2 are the absolute refractive indices of medium 1 and medium 2 respectively. तो यहाँ पे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है, n2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, ये R है। अब यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू म्यू। आप ये पढ़े हो 11th में स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू पढ़े हो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, आप यहाँ 1 to 2 लिखते थे। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे लिख सकते हो, μ2 अपॉन μ1। तो जब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट इंटर हो रही है, बेंड हो रही है, और वो कितनी बेंड होगी, तो साइन I अपॉन साइन R। ये बेंड जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक मीडियम की एबिलिटी, लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऐसे रिलेटेड रहेगा n1 दैट इज फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम मतलब जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे जो एंगल बना है I बना है, तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 जो मीडियम में लाइट बेंड हुई है, वहां पे जो एंगल बना है R वो साइन R। तो ये जो रिलेशन है आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड में देखोगे, n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और साइन I ये एंगल कहाँ पे बना है, फर्स्ट मीडियम में बना, इज इक्वल टू n2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और R ये एंगल भी सेकंड मीडियम में बना है, तो साइन R। तो ये रिलेशन याद रखना, ये स्नेल्स लॉ से आता है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर, ट्रांसफर्स नेचर की, एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स इन नेचर होता है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहेगा, लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लू वेव दिख रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड वेव दिख रही है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड आपका z एक्सिस के अलोंग है, और वेव प्रोपगेट कर रही है x एक्सिस के अलोंग, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यही से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो these waves do not require any material medium for propagation and can even travel through vacuum। तो ये वेव को मीडियम नहीं लगता, विदाउट मीडियम मीन्स वैक्यूम में से भी ट्रैवल होती है, और इनको क्लासिफाई किया गया, these wave are classified as gamma rays, x rays, ultraviolet rays, visible light, infrared, microwave and radio wave। ये कुछ टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, और ये बीच में आपको विजिबल रीजन दिखेगा एक्स रे। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और विजिबल लाइट जो हमको दिखती है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहाँ पे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेवलेंथ की रेंज है और ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है।
तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम 4 into 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.9 into 10⁻14 हर्ट्ज। ये रेंज की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट है। अलग अलग कलर्स की होती है विजिबल लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। तो ये रेंज में ये सब विजिबल लाइट आ जाती है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 into 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है? 7.9 into 10⁻14 हर्ट्ज तक। ये रेंज है विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल के सेक्शन में, वो है व्हाट इज मेंट बाय द फेज एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव। फेज का मतलब क्या है? तो phase at a point along the path of a wave is the state of vibration or oscillation of the particle along the path of the wave। मतलब वेव ट्रेवल कर रही है, उसके पाथ में एक पार्टिकल आता है, तो ये पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये कितनी बार ऑसिलेशन हुआ है, कहाँ से ऑसिलेशन, ये पूरा स्टेट एक्सप्लेन करती है इसके ऑसिलेशन के बारे में। फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो आप ये डायग्राम से समझ सकते हो, अगर पार्टिकल ऑसिलेट नहीं हुआ है, अभी ऑसिलेशन उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जीरो है। वेव यहाँ तक पहुंचेगी तो उसका फेज चेंज होता है 90 डिग्री से। फिर जब वो एक क्रस्ट कंप्लीट कर लेता है तो 180 डिग्री से, और जब पूरी वेव एक वेव आगे बढ़ती है या एक बार ऑसिलेशन होता है पार्टिकल का, तो उसका फेज चेंज होता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन से। ये फेज को मैंने एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर फेज को और डिटेल में आपको समझना है तो वो आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है? तो ये ना बहुत पहले से डिस्कशन हो रहा है कि लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है। न्यूटन ने एक अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, उसको बोलते हैं न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। कॉर्पुसल्स का मतलब होता है पार्टिकल, तो कॉर्पुस्कुलर नेचर मतलब पार्टिकल नेचर। तो न्यूटन प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मींस कॉर्पसल्स विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। तो न्यूटन सबसे पहले क्या किया? लाइट को एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ हिज थ्योरी, जो न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। न्यूटन क्या बोलता है कि लाइट मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम कॉर्पसल्स बोल सकते हैं। और ये कॉर्पसल्स, ये पार्टिकल हार्ड होते हैं, इलास्टिक और मासलेस होते हैं। ये डायग्राम में आप देख रहे हो न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी, लाइट निकल रही है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में, और ये जो पार्टिकल्स है इनको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। ये हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं और मासलेस होते हैं। उसके बाद ये थ्योरी क्या बोलती है न्यूटन के हिसाब से? द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वुड बी हायर देन दैट इन द रेयर मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। ये बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया। और एक और पॉइंट है ये थ्योरी का कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन्स। It was proposed by the Dutch physicist C. Huygens in the year 1668 that light is a wave। तो 1668 में एक डच फिजिसिस्ट था, हाइगन्स नाम था उसका, वो क्या प्रपोज किया कि लाइट एक वेव है। और हाइगन्स अज्यूम लाइट टू बी अ वेव, और ये बोलता है कि मैकेनिकल वेव है। और ये किसकी वजह से होती है? कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और ये लाइट क्यों बनती है? क्योंकि पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। अब ये लाइट को मैकेनिकल वेव बोल रहे हैं, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तो लाइट क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स ऐसा ये बोला। बट हम क्या देखते हैं कि लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल होती है, तो वैक्यूम में पार्टिकल तो है नहीं। तो ये क्या बोला कि अगर वैक्यूम में से लाइट ट्रैवल हो रही है, मीन्स वहां पे वो बोलता है कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, वो उसको क्या बोलता है? ईथर, जो हर जगह पे है, वैक्यूम में भी है। मतलब वैक्यूम खाली नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, वहां पे भी एक मीडियम है जिसको वो ईथर बोला। और देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस एंड thus इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट। बट कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि वैक्यूम में भी कोई मीडियम है ईथर नाम का,
तो ये थोड़ा सी डिफिकल्ट था ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में ना कुछ नया फिनोमेना मिला हमको लाइट का, जैसा कि इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेना था इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसको हम कॉर्पसल्स थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर का बोलते हैं तो ये जो फिनोमेना है इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये फिनोमेनास जो कवर हुए थे कब, 19th सेंचुरी में, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट को वेव थ्योरी के हिसाब से समझना था। तो फिर क्या हुआ, हाइगन्स थ्योरी क्या की, ये सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दी, जितने भी न्यू फिनोमेना थे, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन की। उसके साथ साथ कैसे इमेज फॉर्म होती है मिरर और लेंसेज से, वो भी एक्सप्लेन की। पहले तो क्या हुआ कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, जो लाइट को पार्टिकल नेचर का बोल रही थी, वो रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हाइगन्स आया, वो बोला कि लाइट वेव नेचर की है और ये वेव नेचर पार्टिकल के वाइब्रेशन से लाइट प्रोड्यूस होती है। बट वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होता, तो वहां से लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी? तो वो बोला कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर, जो हर जगह है, वैक्यूम में भी है। फिर उसके बाद कुछ न्यू फेनोमेनाज आए, जैसे कि इंटरफ्रेंस आया, डिफ्रैक्शन आया, पोलराइजेशन। अब ये फेनोमेना को एक्सप्लेन करना था, तो हम लाइट को कॉर्पसल्स थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। फिर हमको लाइट को क्या मानना पड़ा कि लाइट है वेव नेचर की। तो ये जो नया फिनोमेना था, ये सबको एक्सप्लेन कौन किया? हाइगन्स एक्सप्लेन किया। तो यही से ये थ्योरी को फिर क्या कर लिया गया, बाद में एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ लाइट क्या है, वेव नेचर की है। अब नेचर ऑफ लाइट है क्या, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? तो इट वाज एक्सेप्टेड दैट लाइट हैज अ डुअल नेचर। बाद में आप एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़े हो, मतलब लाइट वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट दोनों के जैसा बिहेव करती है। इट कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लाइट अलग अलग बिहेव करती है, वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करती है और वेव के जैसा भी बिहेव करती है। बट हमारे टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स, तो ये टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले, और सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। तो हम क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमेना इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स का मतलब होता है फिनोमेना ऑफ लाइट। लाइट के जितने भी फिनोमेना है हम उसको एक्सप्लेन करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब हम लाइट को यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, लाइट हैज अ वेव नेचर। वेव नेचर का कंसीडर करते हुए ऑप्टिकल फिनोमेना जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ फिनोमेना है लाइट के, इनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। हम लाइट को वेव नेचर का मान के चलेंगे और ये सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। इसको ही हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या यूज करने वाले हैं हम, वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना मीन्स इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करेंगे वेव नेचर का मान के। तो इसको ही हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब लाइट एज अ वेव, ठीक है, लाइट को हमको वेव नेचर का मान के चलना, बट ये है कौन सी वेव? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स इन नेचर की होती है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। ये एनिमेशन इससे पहले भी हम देख चुके हैं। और ये these waves do not required any material medium, मीन्स ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसा कि गैमा रेज हो गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट जो हमको दिख रही है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेडिएटिक्स बोलते हैं। अब लाइट एज अ वेव,
ठीक है, लाइट को हमको वेव नेचर का मान के चलना है, बट ये है कौन सी वेव? तो सबसे पहले हम, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स इन नेचर की होती है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। ये एनिमेशन इससे पहले भी हम देख चुके हैं। और ये these waves do not required any material medium, मीन्स ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसा कि गैमा रेज हो गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट जो हमको दिख रही है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेडियो, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है हमारा लाइट का नेचर।